Hello everyone, welcome to the Srijan ISPCS channel. Today we will start with industrial relation. So अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग को पता होगा कि पॉपुलेशन सेंसस जो कि 10 ईयर्स कंडक्टेड एवरी ईयर 10 ईयर्स बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इसमें क्या होता है, लाइक जो पॉपुलेशन सेंसस आता है उसमें टोटल वर्कर्स कितने हैं, लाइक मार्जिनल वर्कर्स कितने हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, ये सब डिस्कस किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2011 का जो सेंसस था उसमें 55% ऑफ रूरल वर्कर्स वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, मतलब जो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो गिव्स एनुअल एंड क्वार्टरली लेबर मार्केट डेटा देता है, मेजर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, रेगुलर हो गया, कैजुअल हो गया, ये सब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसमें सब मेज़र होता है। अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है और ये कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नेशनल करियर सर्विस, तो ये सब है। अभी हम लोग मेन इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मेन पार्ट है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो आप, जैसे लेबर फोर्स क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है पर्सन हु आर ईदर वर्किंग, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। तो ये सब लेबर फोर्स के अंदर आ जाते हैं, मतलब जो वर्क कर रहा है ऑलरेडी, जो सीकिंग मतलब वर्क पाने की कोशिश कर रहा है, और जो अवेलेबल ही है वर्क के लिए बट उसको मतलब अनएम्प्लॉयड है बट उसको जॉब चाहिए। सो दिस इंक्लूड बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन हु आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल देख लो, जैसे हम मैन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो पार्ट ऑफ अ लेबर फोर्स हो जाएगा बिकॉज एम्प्लॉयड है ये। अ वुमन एक्टिवली अप्लाइंग फॉर अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो मतलब सीकिंग कर रही है, तो पार्ट ऑफ अ लेबर फोर्स में ही आ जाएगी। अनएम्प्लॉयड है बट सीकिंग वर्क, अ फार्मर वर्किंग ऑन हीज फील्ड, तो ये भी लेबर फोर्स में ही आ जाएगा, बट ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होंगे क्योंकि ये अपनी फील्ड पे ही, तो ये सब लेबर फोर्स में आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ लेबर फोर्स का डेफिनेशन है पर्सन हु आर नीदर वर्किंग नॉट सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। तो मतलब वही है कि जो वर्क करना ही नहीं चाहते हैं और उनको करना ही नहीं है और फिर अवेलेबल भी नहीं है वर्क करने के लिए, तो वो आउट ऑफ लेबर फोर्स में चले जाते हैं। तो ये पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करते। एग्जांपल अगर देखोगे तो अब फुल टाइम स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, तो आउट ऑफ लेबर बिकॉज वो वर्क के लिए सीख नहीं कर रहा है बट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। होम मेकर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, जैसे आप कोई भी होम मेकर जैसे मम्मी का देख लो आप, तो वो मतलब लेबर फोर्स में नहीं आती है। रिटायर्ड पर्सन नॉट सीकिंग वर्क, तो रिटायर्ड हो गए तो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। पर्सन हु इज़ इल और डिसेबल के नॉट वर्क, तो वो वर्क नहीं कर सकते, तो इज़ आउट ऑफ लेबर फोर्स। तो ये सब हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वर्कर्स देखते हैं, तो इसमें रेगुलर सैलरीड और वेज एम्प्लॉयज़ वर्कर्स आ जाते हैं। सो इसमें डेफिनेशन है वर्कर्स हु रिसीव सैलरी और वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे मंथली वेजेस और वीकली वेजेस जो भी मिल रहा है, स्टेबल जॉब होता है ये। तो ये रेगुलर सैलरी, जैसे स्कूल टीचर हो गया, फिर आप आईटी कंपनी में कोई काम कर रहा है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे आप ईपीएफओ में बन जाओगे तो परमानेंट पोस्ट मिल जाएगी, मतलब वही रेगुलर सैलरीड पर्सन बन जाओगे। कैजुअल वेज लेबर, वर्कर्स हु रिसीव वेज अकॉर्डिंग टू डेली और पीरियोडिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो जो देयर एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट परमानेंट, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, मतलब इनका एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नहीं होता है, लाइक कुछ समय के लिए काम करते हैं देन लाइक अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी हम आपने दिल्ली में देखा होगा बिल्डिंग्स बनती रहती है, तो वही कंस्ट्रक्शन वर्कर जो भी है या कोई भी है, तो वो लोग का वो कैजुअल वेज लेबर्स होते हैं। लेबर वर्किंग इन एग्रीकल्चर हार्वेस्ट सीज़न के समय, तो वही है कि मतलब वो हार्वेस्ट सीज़न के समय ही उनको बुलाया जाता है, उसके बाद में फिर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। पर्सन हायर्ड फॉर लोडिंग अनलोडिंग गुड्स एट अ मार्केट, तो ये कैजुअल वेज, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। और सेल्फ एम्प्लॉयड को होता है अ पर्सन हु वर्क इंडिपेंडेंटली इन देयर ओन ट्रेड और बिजनेस। आपने किराना शॉप देखा होगा, उसमें जो पर्सनस वर्क कर रहे हैं वो एक तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड है। अ शॉपकीपर रनिंग हिज ओन ग्रोसरी स्टोर, वही किराना वाला हो गया। अ फार्मर कल्टिवेटिंग हिज ओन लैंड, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। अ टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर ओविंग हिज व्हीकल, तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड के एग्जांपल्स हो गए। अभी हम लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ टोटल पॉपुलेशन देखते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा टोटल पॉपुलेशन
तो टोटल पॉपुलेशन में दिस इंक्लूड ऑल पीपल लिविंग इन अ कंट्री। जैसे इसमें डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप अगर देखोगे तो एक यंग और ओल्ड ग्रुप है जो कि नॉन वर्किंग एज में है। वर्किंग एज पॉपुलेशन देखोगे तो 15 to 64 ईयर्स में जो भी रहते हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाया जाता है। और यंग एंड ओल्ड ये नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, बिकॉज पीपल बिलो 15 ईयर्स एंड अबव 64 ईयर्स दे आर यूजुअली नॉट पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। 10 ईयर ओल्ड स्कूल किड क्या ही होगा, 75 ईयर ओल्ड रिटायर्ड पर्सन वो ऑलरेडी इतना वर्क कर रहा है, तो थोड़ा वही है कि मतलब नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द लेबर मार्केट। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन आप देखोगे तो 15 to 64 के ईयर के बीच में जो भी होते हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है। पीपल्स हु आर वर्किंग एज मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये भी है कि मतलब जो पीपल्स जो भी वर्किंग एज में हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो जैसे इसमें अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन में देखोगे तो लेबर फोर्स और नॉन पार्टिसिपेंट्स, तो 20-ईयर-ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, 40-ईयर ऑफिस वर्कर, 30-ईयर-ओल्ड होम मेकर, तो ये सब एग्जांपल है वर्किंग एज पॉपुलेशन के। ऑल आर विद इन वर्किंग एज बट देयर पार्टिसिपेशन वेरीज। जैसे आप लेबर फोर्स में देखोगे तो लेबर फोर्स में क्या बोला था हम लोग ने सीखा था ऊपर कि पीपल्स हु आर वर्किंग, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, ये सब वर्किंग मतलब लेबर फोर्स में आ जाते हैं। इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों ही हैं। एम्प्लॉयड में पीपल्स हु आर करंटली इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अ टीचर वर्किंग इन ए स्कूल, अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, अ शॉप ओनर रनिंग हिज बिजनेस, तो ये एम्प्लॉयड है एक तरह से। अनएम्प्लॉयड में आप देखोगे तो पीपल्स हु आर नॉट वर्किंग बट एक्टिवली सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, तो ग्रेजुएट अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तो ये भी लेबर फोर्स के तो अंदर आ ही जाएंगे, बिकॉज सीख कर रहे वर्क। वर्कर लेड ऑफ टेम्परली एंड सर्चिंग फॉर न्यू वर्क, तो ये भी तो इनको वर्क करना है, तो ये भी लेबर फोर्स में तो आ ही जाएंगे। अनएम्प्लॉयड है तो क्या हुआ, बट ये वर्क लेबर फोर्स में तो आएंगे। नॉन पार्टिसिपेंट्स जो आउटसाइड लेबर फोर्स में है, डेफिनेशन पीपल्स विद इन द वर्किंग एज ग्रुप हु आर नीदर वर्किंग नॉट सीकिंग वर्क, द ग्रुप डज नॉट पार्टिसिपेट इन द लेबर मार्केट, तो वही है कि लेबर मार्केट में ही नहीं पार्टिसिपेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ कर नहीं रहे, तो नॉन पार्टिसिपेंट्स आउटसाइड लेबर फोर्स में आ जाते हैं। बट ये लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर है, बट इनको जॉब नहीं करना है, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे स्टूडेंट हो गया 19-ईयर-ओल्ड, तो ये 15 और 64 के बीच में ही आ रहे हैं, तो ये वर्किंग एज में तो है, बट वही है कि ये अभी क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम, तो अभी वर्क नहीं कर रहे। होम मेकर जैसे हो गया, नॉट लुकिंग फॉर वर्क, पीपल इन जेल, पर्सन विद क्रॉनिक इलनेस अनेबल टू वर्क, तो वही है कि ये डिसेबल्ड पर्सन हो गया। तो ये सब एग्जांपल हैं, आप देख लेना, ये समरी टाइप है। अभी हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड नॉट इन द लेबर फोर्स। आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जल्दी जल्दी बहुत। पीपल्स हु आर एंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म, तो वही है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, कैजुअल लेबर्स, ये सब हो गए जो भी एंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो एम्प्लॉयड हैं। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, कैजुअल, और शॉपकीपर रनिंग हिज ओन ग्रोसरी स्टोर्स, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ये। अ टीचर वर्किंग इन स्कूल रिसीविंग मंथली सैलरी, तो ये सैलरी रेगुलर एम्प्लॉय हैं। अ कंस्ट्रक्टर वर्कर हायर फॉर अ डेली बेस, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए जाते हैं फॉर सम पीरियड, तो ये कैजुअल लेबर्स में आ जाएंगे। दीज इंडिविजुअल्स आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, ये सब लेबर फोर्स का पार्ट में है। अनएम्प्लॉयड में देखें पीपल हु आर नॉट एंगेज इन एनी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क, तो ये भी लेबर फोर्स में आ जाएंगे, बिकॉज दे आर सीकिंग फॉर वर्क। ग्रेजुएट अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, और फैक्ट्री वर्कर हु लॉस्ट हिज जॉब्स, तो दूसरे के लिए सर्च कर रहा है, ये हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, तो आप देख लेना। और ये नॉट इन द लेबर फोर्स। अब नॉट इन द लेबर फोर्स, सो पीपल हु आर नीदर वर्किंग नॉट लुकिंग फॉर वर्क डू नॉट पार्टिसिपेट इन द लेबर मार्केट, तो वही है कि नॉट इन द लेबर फोर्स। जैसे रिटायर्ड पर्सन हो गया, स्टूडेंट हो गया, पर्सन अनेबल टू वर्क ड्यू टू इलनेस, डिसेबिलिटी, आई थिंक ये ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, ये आप एग्जांपल देख लेना। अब हम लोग देखते हैं पार्टीज़ इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट, वही है, इंक्लूडिंग देयर इंटरेक्शन थ्रू ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन, कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, तो वही है। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन ये है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स हो गया, एम्प्लॉयर एसोसिएशन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, तो ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है। अभी हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयज़ रोल, तो इनका रोल होता है कि
प्राइमरी वर्कफोर्स इन इंडस्ट्रीज़, जो भी आपने वर्कर्स देखा होगा इंडस्ट्रीज़ में, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। इनका डिमांड होता है कि फेयर वेज मिले, सेफ वर्किंग कंडीशन हो, जॉब सिक्योरिटी और वेलफेयर मेजर प्रॉपर मिले। कलेक्टिव एक्शन थ्रू यूनियन होता है इनका, लाइक यूनियन के थ्रू ये लोग कन्वे करते हैं अगर कुछ भी इनको चाहिए होता है तो। एग्जांपल जैसे वर्कर्स ऑफ मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट प्रोटेस्टिंग फॉर वेज रिविजन, तो ये यूनियन में आके प्रोटेस्ट करते हैं। कोल माइन वर्कर्स डिमांडिंग बेटर सेफ्टी नॉर्म। तो ये सब एम्प्लॉयज़ हो गए। एम्प्लॉयर्स का अगर देखा जाए तो इनका रोल होता है कि ये ओनर होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ मैनेज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इनका एम टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, डिसिप्लिन। जो भी वर्कर्स हैं प्रॉपर डिसिप्लिन में रहे सब और प्रॉपर मेंटेन करे, लाइक। तो ये सब मतलब इनका एम्प्लॉयर्स का रोल रहता है। एंगेज इन नेगोशिएशन विद ट्रेड यूनियंस। कभी भी अगर कुछ इशू होता है तो ट्रेड यूनियन से ये लोग एंगेज भी करते हैं, एम्प्लॉयर्स जो रहते हैं। तो टाटा स्टील मैनेजमेंट नेगोशिएशन, ईयरली बोनस विद एम्प्लॉयज़, ये सब कुछ एग्जांपल है, आप देख लेना। अब हम ट्रेड यूनियंस देखते हैं। जैसे ये ट्रेड यूनियन क्या होता है, इनका रोल होता है रिप्रेजेंट कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ट्रेड यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स वो एक तरह का अपना यूनियन बना लेते हैं, ट्रेड यूनियन, ताकि वो कुछ भी अगर उनकी डिमांड है तो वो मैनेजमेंट से बोल सके। तो वही ट्रेड यूनियन एक तरह का बनता है। ये बार्गेन करते हैं अगर उनको वेज बढ़ाना है या सोशल सिक्योरिटी का कुछ चाहिए, सेफ्टी का कुछ नॉर्म्स लाना है या वर्किंग आवर्स का इधर उधर कुछ करना है, तो वो यूनियन के थ्रू मैनेजमेंट से मैनेजमेंट के पास में मतलब जो भी है नेगोशिएशन ये सब होता है। तो ये मतलब ट्रेड यूनियन क्या होता है, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक तरह का ब्रिज का काम करता है ये ट्रेड यूनियन, लाइक उनकी एक दूसरे की बातें मतलब प्रॉपर से, जिसमें कुछ झगड़ा वगड़ा ना हो ऐसा टाइप में। तो हाँ, ये आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गई, हिंद मजदूर सभा, रिप्रेजेंट वर्कर्स इन नेशनल लेवल, वेज एग्रीमेंट, ये सब हो गया, बैंक यूनियन नेगोशिएशन, ये सब बाईपार्टाइट सेटलमेंट, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में बाईपार्टाइट सेटलमेंट, ये सब हो गई। तो ये सब था। अब हम लोग एम्प्लॉयर एसोसिएशन उसका रोल देखते हैं। तो ये कलेक्टिव बॉडी रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट, जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो अपने मैनेजमेंट वाले काम होते हैं उनका इंटरेस्ट का देखने के लिए एम्प्लॉयर एसोसिएशन भी बनाया गया है। ये हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लॉबी गवर्नमेंट, गाइड एम्प्लॉयर्स प्रैक्टिसेस। तो ये सब करते हैं एम्प्लॉयर एसोसिएशन ये सब। और एग्जांपल अगर देखा जाए तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ हो गया, फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और फिर एम्प्लॉयर्स फेडरेशन। ये अब थोड़ा एग्जांपल्स भी याद रखना बिकॉज कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दीज बॉडीज़ गिव्स रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑन लेबर रिफॉर्म्स, जैसे लेबर कोड आपने देखा होगा 2020 में जो आया था, वो हम लोग लेबर लॉज में पढ़ेंगे अभी बाद में। तो ये है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, रेगुलेटर होता है, प्रमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल पीस की मेंटेन है उनके, लेजिस्लेट लेबर लॉज लेके आता है, मीडिएटर का काम करता है ड्यूरिंग डिस्प्यूट। तो एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ड्यूरिंग एयर इंडिया पायलट स्ट्राइक हुआ था, तो गवर्नमेंट इंटरवेन की थी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स, कोड ऑन वेज, ये सब लॉज लेके आया था गवर्नमेंट ने, तो आप देख लेना। तो हम लोग अभी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स देखे हैं। तो इनका रोल क्या होता है, प्रोवाइड लीगल एडजुडिकेशन व्हेन डिस्प्यूट एक्सकेलेट। तो वही है कि मतलब अगर डिस्प्यूट वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लीगल एडजुडिकेशन लाइक प्रोवाइड करते हैं और इन्फोर्स करते हैं लेबर लॉज को। और स्ट्राइक्स मतलब प्रिवेंट करते हैं लॉकआउट स्ट्राइक्स ड्यूरिंग एडजुडिकेशन। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन बोनस डिस्प्यूट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन गिग्स वर्कर राइट, ये सब एग्जांपल है ये कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल के। अगर जब भी लाइक मैनेजमेंट और फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो ये सब होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, तो इसका मीनिंग क्या है, द इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्या होता है कि वही जो भी स्टेक होल्डर्स है जो भी इंडस्ट्री में, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड ट्रिब्यूनल, तो इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम बोला जाता है। तो यही है कि ये सब अगर मेंटेन है तो इंडस्ट्रियल हार्मनी बनी रहेगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये सब इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहा तो ये सब मेंटेन होगा। तो ये था। तो अभी हम लोग ये अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन देखते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप। तो अभी उसके अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या क्या होता है, तो उसमें बहुत सारी अप्रोचेज होती है, जैसे यूनिटरी अप्रोच,
प्लूरलिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, गांधीयन, सिस्टमेटिक अप्रोच, ये सब अप्रोचेस है। तो हम लोग अभी यूनिटरी अप्रोच को देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूँ। यूनिटरी अप्रोच में क्या होता है कि इस अप्रोच के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली होती है, लाइक प्रॉपर से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का गोल सेम होता है। लाइक जो भी एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होता है, इनका गोल सेम होता है। तो वही है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्राइक की ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है। तो ट्रेड यूनियन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं देखा जाता। तो अब हम वही देखते हैं कि ये वन बिग फैमिली, लाइक वही मैंने बताया था जो कि मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का गोल सेम होता है। तो एक वन बिग फैमिली, एम्प्लॉयर लीडर, एम्प्लॉयर का लॉयल मेंबर, और ये फोकस करते हैं टीम वर्क पे, म्यूचुअल कोऑपरेशन, शेयर्ड गोल्स। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं देखा जाता है, वही है बिकॉज वो दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का गोल ऑलमोस्ट सेम होता है। और ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट का लाइक नेग्लिजिबल यहाँ पे कुछ वो नहीं होता है, स्ट्राइक वगैरह नहीं देखी जाती है। की फीचर्स होता है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और यहाँ पर ट्रेड यूनियन का ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया था। एम्फेसिस ऑन लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। तो आप अगर देखोगे जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, तो यहाँ पे प्रमोट किया जाता है कल्चर ऑफ एम्प्लॉय लॉयल्टी, सेट विजन एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो वही है यहाँ पे जहाँ टीम वर्क और हारमनी पर फोकस होता है और यूनियन का रोल कम होता है यहाँ पे। तो वही है कि मतलब जैसे जापानीज़ कंपनीज़ हो गई, टोयोटो, फैमिली स्टाइल मैनेजमेंट होता है। तो वही है कि यहाँ पे ये ट्रेड यूनियन रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम लोग प्लूरिस्टिक अप्रोच देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर्स होता है, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका अलग मोटिव होता है। तो उसकी वजह में वही है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेचुरल और इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा प्लूरलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से। तो इसमें ट्रेड यूनियन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट। तो ट्रेड यूनियन यहाँ पे आ जाता है। और की फीचर्स क्या है कि यहाँ पे बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग्स, मतलब बातचीत से मतलब हल निकलता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर, वेज सेटलमेंट बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड बैंक यूनियन। तो वही है यहाँ पे फिर ट्रेड यूनियन का काम आया था। टाटा स्टील रेगुलर, ये एग्जांपल देख लेना आप। मार्क्सिस्ट अप्रोच अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे होता है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये कार्ल मार्क्स की थियरी है ऑफ क्लास स्ट्रगल। लाइक इंडस्ट्री जो भी होती है वो मतलब कैपिटलिस्ट आप देखोगे, वर्कर, तो वही है कि कैपिटलिस्ट तो प्रॉफिट के लिए हमेशा ही देखेंगे और वर्कर का शोषण होता रहेगा। तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। यहाँ पे स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और टूल ऑफ वर्कर्स, ये सब स्ट्राइक हो गया, प्रोटेस्ट, ये करना ही पड़ेगा इनको। ट्रेड यूनियंस और व्हीकल ऑफ क्लास स्ट्रगल ये बोलते हैं। और फोकस ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वेल्थ। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो मुंबई टेक्सटाइल स्ट्राइक हो गया, कोल माइन वर्कर फाइटिंग फॉर बेटर वेज सेफ्टी, ट्रेड यूनियन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए मार्क्सिस्ट अप्रोच में। तो अभी हम गांधीयन अप्रोच देखते हैं। तो बेस्ड ऑन गांधीज प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन एंड ट्रुथ। वही है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच ट्रस्ट, मोरालिटी, नॉन वायलेंस से इशू सॉल्व होते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू गांधी अप्रोच। तो कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, स्ट्राइक वो सबसे लास्ट रिसोर्ट रखता है। पहले आप आपस में ही सहमति से सॉल्व कर लो मैटर, ज़्यादा इतना बड़ा मत करो। तो वो मतलब गांधीयन अप्रोच का होता है बैलेंस्ड वे में। एम्फेसिस ऑन आर्बिट्रेशन इन नेगोशिएशन। एम्प्लॉयर एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ वर्कर्स वेलफेयर। जैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक देखा होगा ना, लेड बाय गांधी जी। तो वही आर्बिट्रेशन से ये हो गया था प्रॉपर से। तो अब हम सिस्टम अप्रोच देखते हैं। ये जॉन डॉनलॉप के द्वारा दिया गया था। इसका कॉन्सेप्ट है कि वही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक सिस्टम की तरह देखते हैं। मतलब इसमें सिस्टम अप्रोच में एक सिस्टम की तरह देखते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे एक्टर हो गया, कंटेक्स्ट हो गया, रूल हो गया। तो ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं, रूल्स। तो वही है कि एक्टर में जैसे एम्प्लॉयर्स हो गया, एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट हो गया। कंटेक्स्ट में टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक कंडीशन। रूल्स में आप लॉज, एग्रीमेंट, और आइडियोलॉजी भी होती है, शेयर्ड वैल्यू गाइडिंग द सिस्टम। सो वही है कि आईआर सिस्टम का काम एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना होता है। जो भी हम लोग का इंडस्ट्रियल रिलेशन है सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का काम एनवायरनमेंट को स्टेबल ये रखना होता है। तो आईआर डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन वही है, एम्फेसिस ऑन रूल मेकिंग। आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्पैक्टेड बाय एआई, ऑटोमेशन, न्यू स्किल, रूल्स, वर्क आवर्स। तो वही है, ये सब हम लोग का सिस्टम अप्रोच में आ जाता है। तो अब हम देखते हैं
अदर अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसे इसमें सिस्टम अप्रोच होता है। सिस्टम अप्रोच क्या होता है, जैसे फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक क्या होता है कि फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। जैसे आप मैनेजमेंट देखोगे, मैनेजमेंट हो गया, वर्कर्स हो गया एंड गवर्नमेंट हो गया। तो अगर इन तीनों के बीच बैलेंस रहेगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहेगा। तो वही है कि सिस्टम अप्रोच यही कहता है कि अगर ये जैसे मैनेजमेंट हो गया, वर्कर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, अगर इन तीनों की चीज़ में अगर बैलेंस प्रॉपर रहेगा ना तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहेगा। सपोज़ अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, जो एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया तो मैनेजमेंट तो बोलेगा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, वर्कर्स बोल रहे हैं वर्कलोड कम करो, तो वही, और गवर्नमेंट बोल रही है कि लेबर लॉस फॉलो करो अगर। तो अगर तीनों साथ बैठकर समाधान निकालेंगे, स्ट्राइक खत्म, तो सिस्टम स्मूथ चलेगा। तो इस सिस्टम अप्रोच का मीनिंग ये होता है, लाइक बहुत ही बेसिक वे में बता दिया, आप एक बार पढ़ लेना ये। अब हम सोशियोलॉजी अप्रोच देखते हैं। तो सोशियोलॉजी अप्रोच का मीनिंग, सिंपल मीनिंग ये है कि जैसे फैक्ट्री सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। सोसाइटी की वैल्यूज़, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, सबका इफ़ेक्ट फैक्ट्री पे पड़ता है। तो अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, अगर एरिया में कास्ट टेंशन बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा कि सेम टेंशन वर्कर्स के ग्रुप में भी आ सकता है और फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो ये सोशियोलॉजिक अप्रोच वही डील करता है कि लाइक जो भी फैक्ट्री है वो सोसाइटी का ही एक हिस्सा होता है और सोसाइटी की वैल्यूज़ जैसे कल्चर, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन एक्सेट्रा, सबका इफेक्ट फैक्ट्री में पड़ता है। तो ये हम लोग ने सोशियोलॉजिक अप्रोच पढ़ लिया। एट द एंड हम लोग यही समझ सकते हैं कि सोसाइटी का बिहेवियर का इफ़ेक्ट इंडस्ट्री पर पड़ता ही है। तो ये एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो अब हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच देखते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होता है कि वर्कर सिर्फ मशीन नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग उनकी फीलिंग, इमोशन, रिस्पेक्ट, मोटिवेशन और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिंपल एग्जांपल से अगर मैं समझा दूँ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होता है कि सपोज़ अगर सुपरवाइज़र रोज़ वर्कर को ग्रीट करता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, छोटी अचीवमेंट्स पर भी अप्रिशिएट करता है, तो रिज़ल्ट क्या होगा, वर्कर होगा वो हमेशा हैप्पी रहेगा, लाइक खुश रहेगा, फिर मोटिवेटेड रहेगा। तो वही है कि स्ट्राइक कम होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो वही एट द एंड कंक्लूजन यही हो जाता है कि अच्छा व्यवहार और कम्युनिकेशन से इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर होता है। तो ये हम लोग ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ लिया, जो कि बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। तो अब हम साइकोलॉजिकल अप्रोच देखते हैं। इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि देखो, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की प्रॉब्लम का रूट कॉज अक्सर एटीट्यूड और परसेप्शन होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है। जैसे मैनेजर को लगता है कि वर्कर जानबूझकर स्लो काम करता है और वर्कर को लगता है कि मैनेजर एक्सप्लॉइट कर रहा है हम लोग को। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही टेंशन का रीज़न होती है। तो अगर इसको टेंशन का कम करना है तो वही काउंसलिंग, ओपन डिस्कशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कंक्लूजन वही है कि हम लोग को माइंडसेट इम्प्रूव हो जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वही है, इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। अब हम विविग्री अप्रोच पढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अप्रोच है और ये PYQs में भी पूछी गई, तो आप एक बार अच्छे से समझ लो। लाइक मैं बेसिक लैंग्वेज में सिखा देता हूँ। तो देखो, विविग्री बोलते थे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का बेस्ट सोल्यूशन नेगोशिएशन प्लस वॉलंटरी मेथड से होता है, गवर्नमेंट के इंटरफेस से कुछ भी नहीं होता है। तो उनका मंत्र यही था मेन कि टॉक करो, डिस्कस करो, सेटल डाउन करो विदाउट स्ट्राइक एंड विदाउट गवर्नमेंट प्रेशर। तो मेन आप यही खाली जो मैंने बताया इतना याद रखोगे तो आपको अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से समझ जाओगे कि ये विविगिरी अप्रोच से हो रहा है। अब हम स्टेजेस ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया देखते हैं। इंडियाज़ लेबर मूवमेंट इवॉल्व थ्रू 5 मेजर स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज था कि प्रायर टू वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो कि 1875 से 1918 के बीच में था। ऑल्सो कॉल्ड द सोशल वेलफेयर फेज इसको बोलता है, बट द लेबर मूवमेंट वाज ड्रिवन मेनली बाय सोशल रिफॉर्मर्स एंड नॉट बाय ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन। तो वही है कि स्टेजेस ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग वर्ल्ड वॉर, प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 1 के पहले का देखते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ लेबर एजिटेशन जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट लेबर एजिटेशन टुक प्लेस इन बॉम्बे जो कि 1875 में, लेड बाय SS बंगाली, ये सोशल रिफॉर्मर थे। और वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग वर्किंग आवर,
पुअर वर्किंग कंडीशन उस समय थी। तो वही है कि ये फर्स्ट ये लेबर एजिटेशन थी 1875 में जो थी। इसमें एग्जांपल जैसे टेक्सटाइल मिल वर्कर इन बॉम्बे डिमांडेड बेटर वर्किंग आवर्स एंड बेसिक वेलफेयर फैसिलिटीज़। तो ये हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे फैक्ट्री कमीशन एंड अर्ली लेबर लॉज। तो फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन जो कि 1875 में आया था, इट रिकमेंडेड रेगुलेशन ऑफ आवर्स, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज, बिकॉज ये PYQs में पूछे गए हैं। तो आप एक बार अच्छे से इनकी डेट वगैरह क्रोनोलॉजी में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको कर लेना। जैसे फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881, फर्स्ट एवर लॉ टू रेगुलेट इंडियन इंडस्ट्री, ये आया था। रिस्ट्रिक्टेड चाइल्ड लेबर एंड वर्किंग आवर लिमिट सेट कर दिया था। सेकेंड फैक्ट्री कमीशन जो कि 1885 में आया था, रिकमेंडेड फर्दर इम्प्रूवमेंट, जो ऊपर वाली चीज़ें थे उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आया। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया, ये इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेंस एंड चिल्ड्रंस, प्रोवाइडेड मैंडेटरी रेस्ट इंटरवल, ये सब किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। NM लोखंडे जो कि फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इनको बोला जाता है। अ मेजर फिगर इन अर्ली लेबर रिफॉर्म्स। इनका की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो वीकली हॉलीडेज़, डिमांड फॉर मील वर्कर्स, और इनको मतलब बाद में एक्सेप्ट कर दिया गया। सिक्योर्ड हाफ आवर रेस्ट इंटरवल ईच वर्किंग डेज, फाउंडेड द बॉम्बे मील हैंड एसोसिएशन 1890 में, फर्स्ट लेबर एसोसिएशन इन इंडिया जो कि थी ये। पब्लिश लेबर मैगजीन जैसे दीनबंधु, टू एजुकेट वर्कर्स, ये आप देखोगे तो ये PYQ रिपीटेड क्वेश्चन है। लोखंडे एडवोकेटेड फॉर टेक्सटाइल मील वर्कर फॉर बॉम्बे हु वर्क। तो वही है कि ये एडवोकेट, ये टेक्सटाइल मील वर्कर ऑफ बॉम्बे जो कि 12 to 14 वर्स पर डे थे। अभी हम लोग देखते हैं राइज ऑफ अर्ली लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1890s से 1910। सो एमलगेमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया 1897 की थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट रेलवे वर्कर एसोसिएशन थी, फाउट फॉर वेजेस और जॉब सिक्योरिटी। तो ये रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मतलब जो वेजेस थे और जॉब सिक्योरिटी के रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ था। फिर प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता 1907, वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन बंगाल रीजन में अगर ये पाई गई थी। फिर पोस्टल यूनियन फॉर्म बाय पोस्टल वर्कर्स डिमांड फेयर वेजेस। फिर कमगार हितवाद सभा 1909 में, स्टार्टेड वर्कर जनरल कमगार समाचार। तो ये आप बस वो याद रखना कि कब कब हुई थी, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी। तो वही है। सोशल सर्विस लीग 1910 में, फाउंडेड बाय NM जोशी, हेल्प वर्कर विद एजुकेशन, वेलफेयर, राइट्स। तो ये आप चीज़ें याद रखना, अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से ही आए। तो अब हम बाल गंगाधर तिलक का रोल देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनकी क्या थी कि गणेश उत्सव 1893 में उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था बाय तिलक टू मोबिलाइज मासेस इंक्लूडिंग वर्कर्स टू क्रिएट यूनिटी एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल था पब्लिक गणेश फेस्टिवल बिकम प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर टू असेंबल, डिस्कस इशूज़ एंड गेन पॉलिटिकल अवेयरनेस। वही था कि उन्होंने स्टार्ट किया था ताकि ये गणेश उत्सव की वजह से लोग वहाँ पे असेंबल होंगे, वर्कर्स होंगे, और जो भी इशू होगा वो रेस करेंगे वहाँ पे, और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा। अब स्टेजेस ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। स्टेज ये हम लोग ने प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 1870 1980 कर लिया है। जो सोशल वेलफेयर ये हम लोग ने कर लिया है एक्चुअली। फर्स्ट लेबर एजिटेशन जो कि हम लोग ने देखा था कि बॉम्बे में हुआ था, SS बंगाली। फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन 1875, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 पास्ड हुआ था, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक बार देख लो। NM लोखंडे का भी हम लोग ने फादर ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट पढ़ा था। वीकली हॉलीडे और हाफ आवर रेस्ट सिक्योर किए थे। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन दीनबंधु लेके आए थे। सो अभी हम लोग देखते हैं अदर अर्ली लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था। सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल रेलवे और प्रिंटर्स यूनियन 1907, पोस्टल यूनियन। फिर ये हितवाद सभा 1909, स्टार्टेड लेबर जनरल, ये वाला नहीं, इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर सोशल सर्विस लीग 1910 में, वर्क फॉर वर्कर्स वेलफेयर। अब बाल गंगाधर तिलक का भी हम लोग देखा था, गणेश उत्सव का। अब हम लोग स्टेज 2 में जाते हैं, बिटवीन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1918 से 1938। सो बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि 1914 से 19 था। रशियन रेवोल्यूशन 1970 में इंस्पायर्ड वर्कर्स कॉन्शियसनेस, स्वराज मूवमेंट प्लस नेशनल अवेकनिंग, तो इसी समय हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ये भी PYQ रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है। लाइक फॉर्मेशन ऑफ ILO कब हुआ था। फिर अगर हम लोग देखा जाए तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो कि 1920 में बनी थी, फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, अनुसुया साराभाई और शंकर लाल बंकर। इंट्रोड्यूस मतलब और नॉन वायलेंस इन लेबर नेगोशिएशन, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक फॉर लेबर राइट्स, ये सब था। तो ये सब
वही है कि इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, आपको एक बार बस गो थ्रू हो जाना है ये सब चीज़ें से। जैसे फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया, जो कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 बाई बीपी वादिया ये था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, लेड बाई लाला लाजपत राय। और आपको ये भी याद रखना है कि 1920 में ही तिलक का डेथ हुआ था। सो इंडियाज़ ओल्डेस्ट नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन ये थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अभी हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट लेबर लॉज ऑफ द पीरियड। सो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये आप याद रखना, ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। गेव लीगल स्टेटस दिया गया था इसके द्वारा ट्रेड यूनियंस को। और फिर आप देखोगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1929, एड्रेस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर लॉज में। फिर रॉयल कमीशन ऑन लेबर्स 1929 में, रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स कंडीशन। विटले कमीशन रिपोर्ट, ये भी PYQ है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो आप ये सब याद रखो, लाइक विटले कमीशन रिपोर्ट कब आई थी और उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थे ये सब। ट्रेड डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1938 इंट्रोड्यूस कंसिलेशन ऑफिसर टू सेटल डिस्प्यूट। अब हम स्टेज 3 ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, जब कोई 1939 से 1945 का जो बेस था वो देखते हैं। कंटेक्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से क्या हुआ था, इन्फ्लेशन हो गया, फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वर्कर अनरेस्ट हो गया, राइज इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमंग वर्कर्स, लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस डिवाइड हो गया, मतलब तो वही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्प्लिट इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन लेड बाय MN रॉय। तो इनको रेडिकल ह्यूमनिस्ट बोला जाता है। केम आउट ऑफ आइडियोलॉजी डिफरेंस बिटवीन कम्युनिस्ट और कांग्रेस की वजह से। अब इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन, पोस्ट वॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, स्टैंडर्डाइज सर्विस कंडीशन इन इंडस्ट्रीज़। फिर बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 आया, जो कि रेगुलेट किया एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन बॉम्बे प्रोविंस। तो ये आप बस डेट याद रखो, जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, उसमें क्या क्या मेन, तो स्टैंडर्डाइज सर्विस कंडीशन इन इंडस्ट्रीज़। वैसे ही बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946, जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आया था, रेगुलेट करने के लिए। अब न्यू ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में, इसको भी आप ये डेट याद रखना। सपोर्टेड बाय गुलजारी लाल नंदा एंड सरदार पटेल, ये आप मेंशन कर देना, बिकॉज ये PYQ में आ सकता है, क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। फिर आप देखोगे तो हिंद मजदूर सभा, जो कि 1948 में आया, ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड अंडर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लेटर ज्वाइंड सोशलिस्ट मूवमेंट। फिर भारतीय मजदूर संघ 1955 में, ट्रेड यूनियन विंग ऑफ RSS को बोला जाता है। तो ये डेट वगैरह आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है, प्लस क्वेश्चन आते हैं इनमें से, तो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कुछ। अब हम स्टेज 4 आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1947 से 2000 में जाते हैं। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोइंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, ये सब इस समय फेजेस में थे। तो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइज ऑफ ट्रेड यूनियन, 5 ईयर प्लान इन लेबर फोर्स। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर देखोगे तो 1951 से 56 था। ये एम्फसाइज़ किया था इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इन फैक्ट्रीज, ग्रोइंग नीड फॉर लेबर राइट, सेफ्टी एंड यूनियनिज्म। तो ये फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें ये सब मेन चीज़ें थी। तो इसमें आप देखोगे एक्सपेंशन ऑफ स्टील प्लांट इन टेक्सटाइल मिल लेड टू अ स्ट्रॉन्गर वर्कर एसोसिएशन डिमांडिंग फेयर वेजेस, ये भिलाई रोरकेला और दुर्गापुर में देखा गया था। तो ये एग्जांपल है लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। अभी देखोगे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, फर्स्ट मेजर पॉलिसी डिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, encourage industrialization which naturally increased employers worker interaction। तो इसमें आपको बस मेन चीज़ें याद रखनी है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन 1948 का है, इसमें मेन क्या एंकरेज किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को, एम्प्लॉयर और वर्कर इंटरेक्शन, सेट द स्टेज फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो PSU जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, ONGC हो गया, तो इन पे मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में वही किया गया था कि स्टेज फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वैसे ही अब आगे देखा जाए तो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी थी, रेगा कमेटी बोलते हैं 1949 में, टू स्टडी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, स्लम्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, हाउसिंग, सेफ्टी, एजुकेशन, ये सब थे जो कि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1945 में ने बताया था। आउटकम, इट्स फाइंडिंग कंट्रीब्यूटेड टू इनैक्टमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, इसकी वजह से ही फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया, स्ट्रेंथन पोस्ट 1950।
तो इम्प्रूवमेंट इन फैक्ट्री सैनिटेशन एंड वर्कर सेफ्टी इन बॉम्बे टेक्सटाइल मिल, जूट मिल इन बंगाल फॉलोड दिस रिफॉर्म। तो इसकी वजह से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आया था। अब कोड ऑफ डिसिप्लिनरी इन इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहना। लाइक इसका ऑब्जेक्टिव था कि मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस बाय रिड्यूसिंग स्ट्राइक्स, लॉकआउट, अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिनरी इन इंडस्ट्री 1958 आया था। ये इसके फीचर्स अगर देखा जाए तो अप्रूव्ड एट 16th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, क्रिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन फॉर नो वायलेंस, नो कोअर्सन, पीसफुल सेटलमेंट। कुछ भी चीज़ है तो आराम से सेटल डाउन कर लो। तो और रिकॉग्निशन ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन, ये भी याद रखना कि कोड ऑफ डिसिप्लिनरी इंडस्ट्री 1958 में आया था। तो ये आप एग्जांपल है, ये देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो 1966 में चेयरमैन इसके थे बीपी गजेंद्र गदर। की कंट्रीब्यूशन था स्टडीज़ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, रिकमेंडेड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज जो भी होते हैं, स्ट्रेंथन कलेक्टिव बार्गेनिंग, बेटर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तो वही एस्टेब्लिशिंग वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। तो वही है कि सिंप्लीफिकेशन करो लेबर लॉज को, स्ट्रेंथन करो कलेक्टिव बार्गेनिंग, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तो यही सब इनके की कंट्रीब्यूशन थे। तो इनकी वजह से क्या हुआ, लेट टू स्ट्रॉन्गर वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड इंडियन रेलवे। अब सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हम लोग देखते हैं, जिसके चेयरमैन थे रविंद्र वर्मा। इनका रिफॉर्म आउटडेटेड लेबर लॉज, रिफॉर्म लेके आया जो आउटडेटेड लेबर लॉज था, तो रिफॉर्म लेके आया। रिकमेंडेड ऑन अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लेबर लॉज, एम्फेसाइज किए कंट्रोल लेबर रेगुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहिए हायरिंग में, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो इम्पैक्ट क्या, फॉर्म द बेसिस फॉर लेबर कोड 2020 जो अभी रिसेंट में बना था, उसमें फॉर्म द बेसिस फॉर रिसेंट लेबर कोड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जैसे जिसको चेयर किया था रविंद्र वर्मा ने। तो आप एक बार देख लेना अच्छे से। और एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे स्विगी जोमेटो हो गया, टू रिसीव सोशल सिक्योरिटी प्रपोजल बेस्ड ऑन दिस कमीशन। तो वही है कि ये कमीशन की वजह से ही अभी जो स्विगी जोमेटो ये सब है उनको सोशल सिक्योरिटी इन्हीं की वजह से ही मिल रहा है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स डीलिंग विद लेबर लॉज। तो लेबर लॉज इन इंडिया आर डीपली कनेक्टेड विद फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे इंश्योर डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, सेफ्टी एंड सोशल जस्टिस फॉर वर्कर्स। तो वही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैसे लेबर लॉज उसमें मतलब कौन से तो हम लोग डिस्कस करते हैं। बिलो आर द की आर्टिकल्स रिलेवेंट, जो कि रिलेवेंट है लेबर वेलफेयर से। तो जैसे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी बोलता है, मीनिंग गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलेवेंस टू लेबर लॉज अगर हम लोग देखें तो इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेटरी लेबर प्रैक्टिसेस। तो वही है कि फेयर ट्रीटमेंट हो वर्कर्स का और प्रोहिबिट करता है जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लेबर प्रैक्टिसेस है। तो इस तरह ये आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी का है, ये रिलेट करता है रिलेवेंस टू लेबर लॉज। अ कंपनी कैन नॉट पे मेल फीमेल वर्कर डिफरेंटली फॉर द सेम वर्कर, ये इसी में ही दिया है। गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई अ लेबर जॉब मेयरली बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, अगर कोई दूसरी कास्ट का है रिलीजन तो गवर्नमेंट उसको डिनाई नहीं कर सकती है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 इज बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। अब हम आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मीनिंग है इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। इसका कैसे रिलेवेंस है लेबर लॉ से, सो प्रोवाइड फेयर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स इन पब्लिक सेक्टर। जो भी वर्कर्स है इन पब्लिक सेक्टर उनको फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, प्रमोशन प्रॉपर हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी होना चाहिए। तो ये सब इसलिए इक्वालिटी मतलब आर्टिकल जो 16 है ये कैसे रिलेवेंस है लेबर लॉ से हम लोगों ने डिस्कस किया। एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे तो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS इन गवर्नमेंट जॉब इंश्योर्स इंक्लूसिवनेस एक तरह का दिखाता है। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी लाइक रेलवे मस्ट फॉलो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट रूल, ऐसा नहीं है कि कुछ धांधेबाजी होती रहे। तो वही है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 19 अगर देखा जाए तो राइट टू फ्रीडम, रिलेवेंट सब क्लॉज ऑफ फॉर लेबर, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और रिलेवेंस टू लेबर लॉज। तो प्रोटेक्ट द राइट फॉर वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब हो गया। एग्जांपल्स अगर देखा जाए ट्रेड यूनियंस लाइक ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, फॉर्म टू नेगोशिएट वेजेस एंड इंश्योर वर्किंग राइट्स। वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री कैन लीगली फॉर्म यूनियन टू प्रोटेस्ट अनसेफ वर्किंग कंडीशन, जो वर्कर्स होते हैं वो
लीगली अपनी यूनियन बना के प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर अनसेफ वर्किंग कंडीशन है वहाँ पे। वैसे ही आर्टिकल 21 में देखा जाए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीनिंग क्या है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, सेफ्टी एंड ह्यूमन कंडीशन। वही है, रिलेवेंस कैसा है लेबर लॉज में, तो कवर्स राइट टू सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए, ह्यूमेन कंडीशन, फेयर वेजेस, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी। वही है कि जो लेबर्स है लाइक उनको उनकी सेफ़ वर्क प्लेस होना चाहिए और बहुत ही अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, मतलब इतना कुछ नहीं, ह्यूमेन कंडीशन होना चाहिए, फेयर वेजेस उनको मिलना चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सब बेनिफिट मिलना चाहिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर। हाउ इट इज़ रिलेवेंस टू द लेबर लॉज, तो ये हम लोग ने डिस्कस किया। आप ये भी देखोगे सुप्रीम कोर्ट इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में बोला गया था, तो राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस वर्किंग कंडीशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर मस्ट बी प्रोवाइडेड हेलमेट, सेफ्टी केयर, मेडिकल सपोर्ट, तो ये सब देना चाहिए उसको। तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आ जाता है जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड है। तो ये आप मतलब एक बार देख लेना। आर्टिकल 23 हाउ इज़ इट रिलेटेड टू रिलेवेंस टू लेबर लॉज, तो हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, मीनिंग प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर और फोर्स्ड लेबर, ये सब प्रोहिबिट करना है। और रिलेवेंस टू लेबर लॉज कैसे है, प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स हु फोर्स्ड लेबर और अंडर पे। तो वही है कि एक तरह से ये राइट है जो कि मतलब प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स जो कि फोर्स करते हैं लेबर को और उनको कम पैसा देते हैं वैसे। तो वही है, माइग्रेंट लेबर फोर्स टू वर्क विदाउट वेज ड्यूरिंग लॉकडाउन वाइल, फिर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 वर्क अंडर दिस आर्टिकल। अब हम लोग आर्टिकल 24 देखते हैं जो कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर था। चिल्ड्रन बिलो 14 कैनॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस, हजार्डस ऑक्यूपेशन। So examples जैसे employing a 30-year-old in firework factory violates Article 24. Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 is based on this article. So ये आर्टिकल के अंदर अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आप ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1986 के अंदर कवर है। आर्टिकल 32 to 35 देखोगे आप तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो लेबर कि मतलब रिलेवेंस टू लेबर कैसे है, तो वर्क कैन डायरेक्टली सीक जस्टिस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे PIL फाइल फॉर अनपेड वेज ऑफ माइग्रेंट वर्कर, ये एग्जांपल हो गया। वर्कर्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्सीडेंटल कंपनसेशन और अनसेफ वर्क प्लेस, तो वर्कर। तो अभी हम लोग थोड़ा तो अब हम DPSP रिलेटेड टू लेबर लॉज पढ़ते हैं। लेबर वेलफेयर इज़ अ मेजर थीम इन पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 जो कि हम लोग के DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज DPSP provide guidelines to the state for making labor friendly laws, ensuring social and economic justice। जैसे अब आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसकी की आइडियाज़ क्या है कि स्टेट मस्ट मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। लेबर से कैसे रिलेवेंस है, इंश्योर फेयर वेजेस, सोशल प्रोटेक्शन, वर्क प्लेस इक्वालिटी, ये सब दिया जाए उनको। एग्जांपल सेटिंग अप EWS कोटा, मिनिमम वेज लॉज, लेबर वेलफेयर बोर्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी अमॉन्ग वर्कर्स। तो ये सब आर्टिकल 32 में मेंशन है एंड वी हैव डिस्कस्ड लाइक हाउ दिस आर्टिकल 32 इज़ रिलेवेंस फॉर लेबर लॉज। तो आर्टिकल 39 देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। जैसे इसमें रिलेवेंट क्लॉज फॉर लेबर जैसे एडवोकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल, आर्टिकल 39A। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39D में है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, पुअर वर्किंग कंडीशन, ये आर्टिकल 39 में E में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको आप मतलब मगअप कर लेना बिकॉज ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए हैं। तो इक्वल पे फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट वर्कर डूइंग द सेम वर्क, तो वही है कि इक्वल पे फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट वर्कर, जो भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है तो ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करना है, लेकिन दोनों को प्रॉपर इक्वल पे देना है सेम वर्क अगर करे तो। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर थ्रू चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 90 जो कि हम लोग ने पढ़ा था कि 14 ईयर्स के नीचे वाले लोग को हम लोग फैक्ट्रीज़ में नहीं कर सकते हैं। इंश्योरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड इन फैक्ट्रीज़, जो कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 हम लोग ने पढ़ा था, उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। आर्टिकल 41 देखा जाए तो राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये लेबर लॉ से कैसे रिलेवेंस है। स्टेट शुड प्रोवाइड वर्क अपॉर्चुनिटी, सोशल सिक्योरिटी इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी, तो ये लेबर से ऐसे रिलेटेड हो गया। एग्जांपल अगर देखा जाए तो MG नरेगा जो होता है गारंटिंग 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे ESIC, EPFO, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सब एग्जांपल है इसके। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट।
अब हम लोग आर्टिकल 42 देखते हैं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। की आइडिया ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक ये आर्टिकल आप देख लेना, PYQ में रिपीटेड है। लाइक कि जस्ट तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में 26 वीक मैटरनिटी लीव होती है, ये आप याद रखना बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो हम लोग ने पहले पढ़ के देखा है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। मैंडेटरी क्रैच फैसिलिटीज़ इन वर्क प्लेस विद 50+ एम्प्लॉयज़। तो ये आप चीज़ें याद रखना बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया। आपने आर्टिकल 43 जैसे लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, या आप आई थिंक क्वेश्चन 2023 में ही आया था, अब एक बार देख लेना। वर्कर मस्ट गेट वेज इंश्योरिंग अ गुड लिविंग स्टैंडर्ड एंड नॉट मेरली सब्सिस्टेंट। एग्जाम्पल स्टेट रिसीविंग मिनिमम वेज पीरियोडिकली, रिकमेंडेशन ऑफ लिविंग वेज बाय नेशनल कमीशन ऑन लेबर। तो ये लिविंग वेज आप याद रखना है, ये PYQ है। हाउसिंग स्कीम फॉर वर्कर्स, PM आवास योजना फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, तो ये सब है। आर्टिकल 43A जो कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बताता है, जो कि एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लिया गया है 43A। तो इसमें वर्कर शुड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल जैसे फॉर्मेशन ऑफ वर्कर कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन सेफ्टी कमिटी इन माइंस फैक्ट्रीज। तो ये आप सब देख लेना, ये बस वही आर्टिकल्स आपको याद होना चाहिए। और हाउ द आर्टिकल आर रिलेटेड टू द लेबर, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 45 देखोगे तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। लेबर रिलेवेंस को कैसा है, तो प्रोटेक्ट लेबर चिल्ड्रंस। आंगनवाड़ी सिस्टम अंडर ICTS हेल्पिंग चिल्ड्रंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर लेबर, जो भी कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं, तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, हेल्प करती है चिल्ड्रन को, जो भी आंगनवाड़ी सिस्टम में आते हैं। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। लेबर से कैसे रिलेवेंस है कि इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ वर्कर्स, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस ऑक्यूपेशनल हजार्ड। एग्जांपल जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर अंडर इतना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, सैनिटेशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज़, ताकि मतलब वर्कर सेफ रहें। फिर केशवानंद भारतीय केस हम लोग 1973 में देखते हैं। DPSP एंड फंडामेंटल राइट मस्ट बी हार्मोनाइज्ड। लेबर राइट्स अंडर DPSP स्ट्रेंथन द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाइक इक्वालिटी एंड डिग्निटी। और वैसे ही हम मिनरल केस में देखा तो ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP आर कॉम्प्लीमेंट्री। लॉज इम्प्लीमेंटिंग DPSP, एग्जाम्पल लेबर वेलफेयर लॉज आर कंसिडर्ड रीजनेबल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। सो मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन, जो कि सेक्शन 2H ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में दिया गया है। और ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन, वो टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों ही हो सकती है, फॉर्म्ड प्राइमरली टू रेगुलेट रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, और टू इम्पोज रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। तो वही है कि अगर कोई कंडीशन मतलब ये ट्रेड यूनियन इसलिए भी फॉर्म हो जाती है टू इम्पोज रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। इट ऑल्सो इंक्लूड एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन, जैसे ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, हिंद मजदूर सभा हो गया। दीज और ऑल फेडरेशन ऑफ स्मॉलर ट्रेड यूनियन, जो मतलब ट्रेड यूनियन में क्या होता है कि छोटी छोटी ट्रेड यूनियन होती है और एक साथ मिलके वो फेडरेशन भी बन जाती है। लाइक जैसे आप मोटर बाइक सपोज़ हो गया, तो उसकी एसोसिएशन मतलब ये महाराष्ट्र में भी होंगे, यूपी में भी होंगे, तो ऐसे मिलके वो फेडरेशन भी बन जाता है। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप देखोगे, हिंद मजदूर सभा देखोगे। तो फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन परफॉर्म 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, जैसे मिलिटेंट, प्रोटेक्टिव, इंटरम्यूचुअल फंक्शंस। दीज आर डिफेंसिव एक्शन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इंटरेस्ट। की फंक्शन आप देखोगे ना, तो ट्रेड यूनियन में क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर बेटर वेजेस, वर्किंग आवर्स, लीव, सेफ्टी कंडीशन। अगर कुछ भी मतलब जैसे कोई वर्कर हो गया, उसको बेटर वेजेस पाना है, उनको वर्किंग आवर्स में मेंटेन करना है, या उनको लीव चाहिए, सेफ्टी कंडीशन इंश्योर करना है, तो वही कलेक्टिव बार्गेनिंग हम लोग एक मेथड है जिससे हम लोग मतलब सॉल्व कर सकते हैं कोई भी डिस्प्यूट होता है। डायरेक्ट एक्शन जैसे स्ट्राइक हो गया, घेराव हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड ओनली व्हेन नेगोशिएशन फेल्स। तो जो भी स्ट्राइक हो गया, घेराव हो गया, तो ये तभी यूज़ किया जाता है, तभी मतलब ये नेगोशिएशन अगर फेल हो रही है तभी हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। पहले तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब प्रॉपर हम लोग डिस्कस करते हैं, सेटलमेंट आराम से कोशिश करते हैं। फिर सेक्शनल और क्लास बार्गेनिंग, नेगोशिएटिंग एज अ कलेक्टिव यूनिट, तो ये वाला होता है। एग्जांपल देखेंगे तो इन 2022 सेवरल ट्रेड यूनियन जॉइंटली ऑर्गेनाइज अ स्ट्राइक
डिमांडिंग मिनिमम वेज रिविजन्स एंड EPFO रिफॉर्म्स। तो बहुत सारी ट्रेड यूनियन एक साथ मिलकर इन्होंने मिनिमम वेज रिविजन एंड EPFO रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाया था। उसके बाद में फैटर्नल और एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट एंड वेलफेयर सर्विस टू वर्कर। जो इसको फ्रैटर्नल और एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंक्शन इसकी होती है, सपोर्ट करता है ट्रेड यूनियन, प्रोवाइड सपोर्ट एंड वेलफेयर सर्विस टू वर्कर्स होते हैं। की फंक्शन जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर कोई इलनेस है, इंजरी हो गई है या अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है वर्कर को, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंट जैसे काउंसलिंग भी देता है, हेल्प करता है, एजुकेशन हेल्प करता है, फिर एजुकेशन के बच्चों को थोड़ा देता है और उनको भी देता है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी से डिजिटल एजुकेशन भी देता है, प्रोवाइड करता है ऐसे। तो नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंट दोनों ही देता है। लाइक ये ट्रेड यूनियन प्रोवाइडिंग मेडिकल रीएम्बर्समेंट और डेथ बेनिफिट्स टू वर्कर्स फैमिली। अगर सपोज़ कोई वर्कर है, उसका डेथ हो जाता है, तो वही ये मेडिकल रीएम्बर्समेंट प्रोवाइड करवाता है, डेथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल फंक्शन में अगर देखा जाए तो ट्रेड यूनियन ऑल्सो टेक पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। की फंक्शन जैसे सपोर्टिंग और अफिलिएटिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज़, लॉबिंग फॉर लेबर फ्रेंडली लॉज, मतलब वो आवाज़ उठाता है, लेबर फ्रेंडली लॉज लेके आए, रेजिंग लेबर इश्यूज़ इन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो एक तरह से क्योंकि कंबाइन करके आवाज़ उठाएंगे तो जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। जैसे ये वाला हो गया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज historically affiliated with Indian National Congress. All India Trade Union Congress has linked with the left-leaning political groups. तो वही। अब हम सोशल फंक्शन देखते हैं। ट्रेड यूनियन हेल्प्स इम्प्रूव सोशल कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास। जैसे की फंक्शन अगर देखें, वर्कर्स एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी स्ट्राइक्स थ्रू नेगोशिएशन, ऑर्गेनाइजिंग अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स, ये सब, प्रमोटिंग प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आप देख लीजिएगा, एक ये सब इसे है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर एसोसिएशन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री। तो क्राफ्ट यूनियन क्या होता है? क्राफ्ट यूनियन ऑक्यूपेशनल यूनियन होता है, लाइक अ यूनियन ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन द सेम क्राफ्ट और स्किल इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो वही है कि जो भी सेम क्राफ्ट और स्किल में होते हैं उनको क्राफ्ट यूनियन। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग आगे देखेंगे, मेंबर्स बिलोंग टू अ सिंगल ऑक्यूपेशन, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया या पायलट्स की लॉबी हो गई, मतलब एक साथ ही हो गए। तो वही है कि अ यूनियन ऑफ वर्कर इंगेज इन द सेम क्राफ्ट और स्किल। सेम क्राफ्ट मतलब या स्किल मतलब सेम तरह के, जैसे पायलट्स हो गए, फिर इलेक्ट्रीशियन हो गए, तो वो सेम स्किल वाले ही है। फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग स्किल स्टैंडर्ड, वेजेस, ट्रेनिंग, क्वालिटी। तो ये सब एग्जांपल, जैसे इंडियन पायलट गिल्ड रिप्रेजेंट एयरलाइन पायलट इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच एयरलाइन। तो पूरा जितनी भी पायलट की गिल्ड है वो सब रिप्रेजेंट करते हैं एयरलाइन पायलट इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच एयरलाइन। कोई भी एयरलाइन जैसे इंडिगो हो गया, फिर एयर इंडिया हो गया, बहुत सारे। बट पायलट तो मतलब वो एक क्राफ्ट यूनियन हो गए। इलेक्ट्रीशियन यूनियन, कारपेंटर एसोसिएशन, तो ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा। मतलब वही क्राफ्ट यूनियन आर लेस कॉमन इन इंडिया ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियन। तो ये भी एक इशू है। तो इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होता है? ये वर्टिकल यूनियन इसको बोला जाता है। यूनियन बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, नॉट ऑन क्राफ्ट। जैसे हम लोग ने देखा था ना, मतलब क्राफ्ट मतलब क्या एक स्किल वाले लोग हो गए, बट इसमें नहीं, यूनियन बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री है तो उस पर ये इंडस्ट्रियल यूनियन होती है। वर्कर्स फ्रॉम लोएस्ट शॉप फ्लोर लेवल टू टॉप मैनेजमेंट कैटेगरीज में बी इंक्लूडेड। तो जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें जितने भी लाइक छोटे से लेके बड़े तक जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन में। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, एग्जांपल होंडा वर्कर्स यूनियन, वर्क फ्रॉम ऑल कैटेगरीज इन होंडा मैन्युफैक्चरिंग, कोल इंडिया वर्कर यूनियन, स्टील प्लांट वर्कर यूनियन। ये सब मतलब एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं इसका? तो वही है कि स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होता है, रिप्रेजेंट इश्यूज़ ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री, सेफ्टी, वेजेस, आवर्स, मॉडर्नाइजेशन, जो भी इशू है तो ये एड्रेस करता है एक साथ में। तो अब हम देखते हैं जनरल यूनियन क्या होती है। जनरल यूनियन का मीनिंग मतलब है, जनरल मतलब कोई भी, लाइक मेंबरशिप ओपन टू वर्कर्स अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज़। जैसे इसमें जो भी वर्कर्स हैं जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज से, वो कुछ भी हो सकते हैं। लाइक जैसे इसमें अभी हम लोग नीचे देखेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। मेंबर्स ओपन टू वर्कर्स अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज़। नॉन स्पेसिफिक ब्रॉड बेस्ड यूनियन होता है। यूनियन रिप्रेजेंट ऑटो वर्कर्स, टेक्सटाइल वर्कर, डिलीवरी वर्कर्स टुगेदर। तो वही है कि मल्टीपल वर्कर्स को इंक्लूड करता है ये जनरल यूनियन। इसमें कोई भी सभी लोग शामिल हो जाते हैं। स्टेटस इन इंडिया नॉट पॉपुलर बिकॉज वर्कर प्रेफर्स इंडस्ट्रियल और सेक्टरल स्पेसिफिक यूनियन।
अब हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयर एसोसिएशन इन इंडिया। एम्प्लॉयर एसोसिएशन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो भी एम्प्लॉयर्स है और इंडस्ट्रीज़, उनका इंटरेस्ट ये सर्व करता है। दे नेगोशिएट विद ट्रेड यूनियन, प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मनी, लॉबी फॉर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़। तो वही है कि ये जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन है ये एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिप्रेजेंट करता है ना, इंटरेस्ट उनका देखता है। तो ये नेगोशिएट करता है विद ट्रेड यूनियन, प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मनी और लॉबी, मतलब ये बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आता है एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऐसे। तो अगर बिफोर 1930 में देखा जाए तो बॉम्बे मिल ओनर एसोसिएशन, जो कि 1875 में, इसका डेट आप याद रखना, वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्प्लॉयर्स बॉडीज़ रिप्रेजेंट टेक्सटाइल मिल ओनर ऑफ मुंबई। उसके बाद में बंगाली मिल ओनर एसोसिएशन आया, रिप्रेजेंट जूट एंड टेक्सटाइल मिल ओनर इन बंगाल। जूट से रिलेटेड मतलब अब बंगाल मिल ओनर एसोसिएशन हो जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल ओनर एसोसिएशन 1891 में प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्यूरिंग गांधीज लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। तो आपने देखा होगा अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल ओनर एसोसिएशन ने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग गांधी लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एट 1918 मिल ओनर्स एंड वर्कर्स नेगोशिएटेड विद गांधी जीज मीडिएशन। अब हम लोग देखते हैं बिटवीन 1931 से 1946, जैसे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़, ये वाली है, रिप्रेजेंट इंडस्ट्रीज़ एट द नेशनल लेवल। एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1933 में बनी थी, प्रमोट करता है साउंड एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशन, स्टिल एक्टिव इन इंडस्ट्रियल रिलेशन मैटर। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी 1941 में, रिप्रेजेंट एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 1953 एसोसिएटेड विद फिक्की गिव इनपुट्स इनटू लेबर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एंटरप्राइज, इसको स्कोप बोला जाता है, 1973 में रिप्रेजेंट करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एग्जाम्पल ओएनजीसी एनटीपीसी सेव। तो ये आप याद रखना। अब फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन देखते हैं। तो अब हम फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन देखते हैं जी। ये हम लोग ने पहले भी देखा था, जैसे मिलिटेंट और प्रोटेक्टिव फंक्शंस, जैसे प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स। तो एक्टिविटीज़ जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, स्ट्राइक्स होता है, घेराव होता है, नेगोशिएशन फॉर वेज वर्किंग आवर्स। तो अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग मैं एक बार बता देता हूँ, ये म्यूचुअल नेगोशिएशन होती है, लाइक वर्कर्स और मैनेजमेंट मिल बैठकर, जैसे सैलरी हो गया, वर्किंग आवर्स कितना है, लिविंग, बोनस, सेफ्टी, ये मतलब ये सब इश्यूज़ होते हैं, बातचीत करके ये एग्रीमेंट करते हैं। मतलब ये एक पीसफुल प्लस लीगल तरीका है अगर आप देखा जाए तो, कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब। और स्ट्राइक्स मतलब क्या होता है कि वर्कर प्रोटेस्ट के रूप में काम करना बंद कर देते हैं ताकि मैनेजमेंट जो रहती है प्रेशर में आकर डिमांड मान ले। जैसे सपोज़ अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो, जैसे अगर वर्कर बोलते हैं हमें ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैनेजमेंट इग्नोर करती है, तो वर्कर अनाउंस करते हैं आज से हम काम नहीं करेंगे। तो ये मतलब एक तरह का स्ट्राइक हो गया, काम ही नहीं करेंगे, वर्कर स्टॉप वर्क, प्रोडक्शन पूरा तरह से रुक जाता है इसमें। तो हम लोग प्लांट लेवल यूनियन देखते हैं। ऑपरेट्स एट द फैक्ट्री और प्लांट लेवल, मतलब ये नीचे लाइक लेवल पे वर्क करती है। रिप्रेजेंट वर्कर ऑफ अ सिंगल इंडस्ट्रियल यूनिट, जो भी लाइक एक फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। एंगेज इन नेगोशिएशन विद फैक्ट्री मैनेजमेंट जो भी होता है उनसे नेगोशिएशन करती है। वर्क ऑन वर्किंग कंडीशन, हैंडल ग्रीवियंस, सेफ्टी इशू, शिफ्ट टाइमिंग एक्सेट्रा, ये सब देती है। तो ये प्लांट लेवल यूनियन हो गई। अब हम लोग 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म पढ़ते हैं, गिवन बाय रॉबर्ट एफ हॉक्सी। सो हॉक्सी क्लासिफाइड ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन हाउ दे बिहेव, देयर आइडियोलॉजी एंड देयर मेथड ऑफ बार्गेनिंग। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे अभी हम लोग रिफॉर्मिस्ट यूनियन देखते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर काम करना और रिफॉर्म लाना, लाइक सिस्टम के अंदर काम करके रिफॉर्म लाना। तो इसमें वही है बिजनेस यूनियन, इसको ब्रेड एंड बटर यूनियन भी बोला जाता है। Accept the existing capitalist economic system, aim for incremental improvement in wage, working hour, working condition, use collateral bargaining, strike as a tool। तो वही प्रैक्टिकल और नॉन आइडियोलॉजी है। जैसे ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एफिलिएटेड फैक्ट्री यूनियन, नेगोशिएट फॉर इतना। तो इसमें वही होता है कि इसमें नेगोशिएशन, जैसे इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर काम करना और उसी के अंदर में रिफॉर्म लाना, रिफॉर्म करना, लाइक कुछ भी रिफॉर्म्स लाना। तो वही है इसका अप्रोच वही होता है कि जैसे नेगोशिएशन हो गया, फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, लीगल रिफॉर्म्स, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। और इसका मेन फोकस वही होता है कि जैसे वर्किंग आवर्स में चेंज, अगर कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसमें होता है बोनस, जॉब सिक्योरिटी रिलेटेड
इसमें देखा जाता है। तो अभी हम लोग रेवोल्यूशनरी यूनियन देखते हैं। रेवोल्यूशनरी यूनियन क्या होता है कि पूरा सिस्टम बदलना, मतलब रेवोल्यूशन मतलब पूरा वही सिस्टम ही बदल देना, कैपिटलिज्म को चैलेंज करना और सोशलिस्ट या वर्कर्स कंट्रोल बनाना, यही सब मतलब रेवोल्यूशनरी यूनियन का मतलब क्या ही होता है कि पूरा सिस्टम ही बदल देना। तो इसमें स्ट्राइक करना, मास मूवमेंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये सब होते हैं अप्रोचेस। और फोकस क्या होता है कि ये ओनरशिप चेंज, क्लास स्ट्रगल, ये सब होता है। तो वही है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वांट टू रिप्लेस इट विद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम, बिलीव्स इन रेडिकल स्ट्रेटजीज, जैसे मैंने बताया था, स्ट्राइक कर देना, बॉयकॉट करना, घेराव करना, लॉकआउट करना, मास प्रोटेस्ट हो गया। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन अर्ली फेसेस, और फिर ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सपोर्ट सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम ये प्रीडेटरी यूनियन देखते हैं। प्रीडेटरी यूनियन क्या होता है? यूनियन को अपना फ़ायदा इवन एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, मतलब यूनियन का फ़ायदा होना चाहिए चाहे वर्कर्स कुछ भी करे और एम्प्लॉयर्स कुछ भी हो। तो वही है, इसका यही होता है। प्रीडेटर यूनियन मतलब नो फिक्स्ड आइडियोलॉजी, वर्क फॉर इमीडिएट और सेल्फिश गेन के लिए काम करता है। मेथड में इंक्लूड इंटिमिडेशन, सीक्रेट ब्राइबरी, वायलेंस, मतलब वो इसमें है कि यूनियन का अपना फ़ायदा है इवन एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स, कुछ भी हो तो यूनियन अपना मतलब ब्राइबरी वगैरह भी कर लेती है प्रेडिटरी यूनियन। अब ये हम लोग देखते हैं अपलिफ्ट यूनियन। इसमें वर्कर का वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट देखा जाता है, मतलब उनको वेलफेयर स्कीम मिले, ट्रेनिंग, सेफ्टी, इंश्योरेंस, ये सब दिया जाए। तो इसका फोकस वही होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस वेलफेयर प्रोवाइड करना, जैसे एम एट इम्प्रूविंग मोरल, सोशल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ वर्कर्स, और प्रमोट करता है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, म्यूचुअल इंश्योरेंस, वेलफेयर स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप विद टी प्लांटेशन प्रोवाइड वेलफेयर सर्विस, टाटा स्टील एम्प्लॉय यूनियन रनिंग एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वर्कर्स। और फिर अब हम लोग लास्ट देखते हैं डिपेंडेंट यूनियन। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर के इन्फ्लुएंस में काम करना है। इसका मतलब वही होता है, डिपेंडेंट मतलब एम्प्लॉयर के इन्फ्लुएंस में काम करना। यूनियन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इसमें, और मैनेजर के इंटरेस्ट को सपोर्ट करना, नॉट वर्कर का ऑटोनॉमी। लेकिन इसमें मैनेजर को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। तो डिपेंडेंट यूनियन मतलब डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर्स और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स नहीं होती है डिपेंडेंट यूनियन। मेनली वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। टू टाइप्स मतलब कंपनी यूनियन, सेटअप कंट्रोल बाय एम्प्लॉयर्स, डिस्करेज रियल बार्गेनिंग, यूनियन वर्कर्स ज्वाइन ओनली बिकॉज ऑफ द यूनियन ब्रांड और लेबल, इन्फ्लुएंस डिपेंड्स ऑन नेम वैल्यू। तो वही है कि इसमें ये डिपेंडेंट यूनियन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स के इन्फ्लुएंस में काम करना, उसी मतलब अंतर ही अंदर वो एम्प्लॉयर को ज़्यादा वो करती है फेवर एज़ कम्पेयर टू द वर्कर्स। तो ये हम लोग ने डिपेंडेंट यूनियन पढ़ लिया। अभी थियरी ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये मैंने वही सेम बताया, रिफॉर्मिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, प्रेडिटर यूनियन, फ्रेंडली अपलिफ्टमेंट, तो ये सब सेम ही है। तो आप एक बार देख लेना। तो ये हम लोग ने इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़त्म कर दिया है, और फिर अभी हम लोग लेबर लॉज के जल्द ही लेक्चर लेके आएंगे। तो हम लोग फैटर्नल और एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंक्शन ये भी हम लोग देख चुके हैं। वेलफेयर फंक्शन फॉर वर्कर्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वर्कर कभी मतलब सिक है या एक्सीडेंट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो फाइनेंशियल उनको हेल्प भी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों भी। अरेंज मेडिकल कैंप्स, इंश्योरेंस स्कीम। सो ट्रेड यूनियन प्रोवाइडिंग कंपनसेशन ड्यूरिंग कोविड-19 ले ऑफ्स, तो उस समय किया था। फिर पॉलिटिकल फंक्शन हम लोग ने ऊपर देखा था, एफिलिएटिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल मूवमेंट, लॉबिंग फॉर वर्कर फ्रेंडली लेबर लॉज, तो ये हो गया। तो और ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एफिलिएटेड विद कांग्रेस है, और ये सीपीआई से जुड़ी हुई है। सोशल फंक्शन देखे तो एजुकेटिंग वर्कर्स ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़, उनकी राइट्स क्या, ड्यूटीज़ क्या है, वो एजुकेट किया जाता है। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्राइक्स, ऑर्गेनाइजिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, प्रमोटिंग प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सब है एग्जाम्पल। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो ट्रेड यूनियन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्केल एट विच दे ऑपरेट्स। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर फाइनेंशियल मेंबरशिप बेस एंड फंक्शनल स्कोप। जैसे नेशनल फेडरेशन देखते हैं, मीनिंग दीज आर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेशनल लेवल पे है। प्लांट लेवल, लोकल लेवल, रीजनल लेवल यूनियन में गेट एफिलिएटेड टू दीज बॉडीज़। तो वही है, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल लेवल पे एक साथ कंबाइन होकर आती है। दे प्ले अ मेजर रोल इन नेशनल लेबर पॉलिसी, ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशन, जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के बीच में, इन नेशनल स्ट्राइक्स,
सो इसका की फंक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंट वर्कर एट द नेशनल लेवल पे ये रिप्रेजेंट करती है, पार्टिसिपेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ताकि उन पे लेबर फ्रेंडली लॉज आए विद गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू एफिलिएटेड यूनियंस। तो वही है, तो जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गई, दीज आर द टू मेजर नेशनल फेडरेशन है ये विद कंट्री वाइड नेटवर्क। तो ये सभी वर्कर्स का देखता है ऐसे। अब रीजनल लेवल फेडरेशन भी होती है, फेडरेशन दैट ऑपरेट्स विद स्पेसिफिक स्टेट और रीजन, कोई पर्टिकुलर स्टेट में या कोई रीजन में वर्क कर रही है। दे ब्रिंग टुगेदर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एक्टिव विद इन दैट रीजन। और फंक्शन क्या है, एड्रेस रीजनल लेबर इशूज़, स्टेट लेवल मिनिमम वेज नेगोशिएशन, कोऑर्डिनेट बिटवीन मल्टीपल यूनियन विद इन द रीजन, इंगेज विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन लेबर लॉज। तो ये है एग्जांपल है फेडरेशन ऑफ मल्टीपल यूनियन ऑपरेटिंग ओनली इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, स्टेट स्पेसिफिक हो गई है। अब इंडस्ट्री लेवल यूनियन हम लोग ने ऊपर भी देखा था, यूनियन दैट ऑपरेट एट द इंडस्ट्री लेवल। अब हम इंडस्ट्री लेवल यूनियन भी देखते हैं, यूनियन दैट ऑपरेट एट द इंडस्ट्री लेवल कवरिंग सेवरल फैक्ट्रीज और एंटरप्राइज विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सपोज एक इंडस्ट्री है तो उसमें जो भी है लाइक तो वहाँ पे एक यूनियन बनता है, वो सब इसका फंक्शन क्या होता है, नेगोशिएट करता है इंडस्ट्री वाइड वेज सेटलमेंट, जो भी वर्कर्स होते हैं, सेट कॉमन वर्क स्टैंडर्ड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, जो कॉमन वर्क करता है, कोऑर्डिनेट करता है इंडस्ट्रियल एक्शंस जैसे स्ट्राइक इन टेक्सटाइल स्टील इंडस्ट्री। और फिर फंक्शन एग्जांपल मतलब फंक्शन हम लोग ने पढ़ लिया था कि नेगोशिएट इंडस्ट्री वाइड वेज सेटलमेंट, सेट कॉमन वर्क स्टैंडर्ड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल एक्शन जैसे स्ट्राइक इन टेक्सटाइल स्टील इंडस्ट्री। एग्जांपल देखे जाए तो अ यूनियन कवरिंग ऑल टेक्सटाइल मिल्स इन अ रीजन, जो भी जितने भी टेक्सटाइल मिल है एक साथ रीजन कर तो इंडस्ट्रियल यूनियन हो गया। फेडरेशन कवरिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ होंडा, मारुति, टाटा मोटर्स, ये सब एक साथ ही आ जाते हैं लाइक इंडस्ट्रियल यूनियन में। और प्लांट लेवल यूनियन देखो जाओगे तो ये सबसे छोटे उसमें आता है, लाइक ऑपरेट एट द फैक्ट्री और अ प्लांट लेवल, जहाँ पे फैक्ट्री है या प्लांट जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है वहाँ से प्लांट लेवल यूनियन बनती है। अब हम लोग 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म पढ़ते हैं गिवन बाय रॉबर्ट एफ हॉक्सी। सो हॉक्सी क्लासिफाइड ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन हाउ दे बिहेव, देयर आइडियोलॉजी एंड देयर मेथड ऑफ बार्गेनिंग। तो आप इसमें देख सकते हो जैसे अभी हम लोग रिफॉर्मिस्ट यूनियन देखते हैं, तो रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर काम करना और रिफॉर्म लाना, लाइक सिस्टम के अंदर काम करके रिफॉर्म लाना। तो इसमें वही है बिजनेस यूनियन, इसको ब्रेड एंड बटर यूनियन भी बोला जाता है। एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, एम फॉर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन वेज, वर्किंग आवर, वर्किंग कंडीशन, यूज़ कोलेटरल बार्गेनिंग, स्ट्राइक एज अ टूल। तो वही प्रैक्टिकल और नॉन आइडियोलॉजी है, जैसे ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एफिलिएटेड फैक्ट्री यूनियन, नेगोशिएट फॉर इतना। तो इसमें वही होता है कि इसमें नेगोशिएशन, जैसे इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर काम करना और उसी के अंदर में रिफॉर्म लाना, रिफॉर्म करना, लाइक कुछ भी रिफॉर्म्स लाना। तो वही है इसका अप्रोच वही होता है कि जैसे नेगोशिएशन हो गया, फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, लीगल रिफॉर्म्स, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। और इसका मेन फोकस वही होता है कि जैसे वर्किंग आवर्स में चेंज अगर कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसमें होता है बोनस, जॉब सिक्योरिटी रिलेटेड इसमें देखा जाता है। तो अभी हम लोग रेवोल्यूशनरी यूनियन देखते हैं। रेवोल्यूशनरी यूनियन क्या होता है कि पूरा सिस्टम बदलना, मतलब रेवोल्यूशन मतलब पूरा वही सिस्टम ही बदल देना, कैपिटलिज्म को चैलेंज करना और सोशलिस्ट या वर्कर्स कंट्रोल बनाना, यही सब मतलब रेवोल्यूशनरी यूनियन का मतलब क्या ही होता है कि पूरा सिस्टम ही बदल देना। तो इसमें स्ट्राइक करना, मास मूवमेंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये सब होते हैं अप्रोचेस। और फोकस क्या होता है कि ये ओनरशिप चेंज, क्लास स्ट्रगल, ये सब होता है। तो वही है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वांट टू रिप्लेस इट विद सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम, बिलीव्स इन रेडिकल स्ट्रेटजीज, जैसे मैंने बताया था स्ट्राइक कर देना, बॉयकॉट करना, घेराव करना, लॉकआउट करना, मास प्रोटेस्ट हो गया। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन अर्ली फेसेस, और फिर ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सपोर्ट सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम ये प्रीडेटरी यूनियन देखते हैं। प्रीडेटरी यूनियन क्या होता है, यूनियन को अपना फ़ायदा इवन एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, मतलब यूनियन का फ़ायदा होना चाहिए चाहे वर्कर्स कुछ भी करे और एम्प्लॉयर्स कुछ भी हो। तो वही है, इसका यही होता है। प्रेडेटर यूनियन मतलब नो फिक्स्ड आइडियोलॉजी, वर्क फॉर इमीडिएट और सेल्फिश गेन के लिए काम करता है। मेथड में इंक्लूड इंटिमिडेशन, सीक्रेट ब्राइबरी, वायलेंस, मतलब वो इसमें है कि यूनियन का अपना फ़ायदा है इवन एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स, कुछ भी हो तो यूनियन अपना मतलब ब्राइबरी वगैरह भी कर लेती है प्रेडेटरी यूनियन। अब ये हम लोग देखते हैं
अपलिफ्ट यूनियन, इसमें वर्कर का वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट देखा जाता है, मतलब उनको वेलफेयर स्कीम मिले, ट्रेनिंग, सेफ्टी, इंश्योरेंस, ये सब दिया जाए। तो इसका फोकस वही होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस वेलफेयर प्रोवाइड करना। जैसे एम एट इम्प्रूविंग मोरल, सोशल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ वर्कर्स, और प्रमोट करता है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, म्यूचुअल इंश्योरेंस, वेलफेयर स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप विद टी प्लांटेशन प्रोवाइड वेलफेयर सर्विस, टाटा स्टील एम्प्लॉय यूनियन रनिंग एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वर्कर्स। और फिर अब हम लोग लास्ट देखते हैं डिपेंडेंट यूनियन। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर के इन्फ्लुएंस में काम करना है। इसका मतलब वही होता है, डिपेंडेंट मतलब एम्प्लॉयर के इन्फ्लुएंस में काम करना। यूनियन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इसमें, और मैनेजर के इंटरेस्ट को सपोर्ट करना, नॉट वर्कर का ऑटोनॉमी। लेकिन इसमें मैनेजर को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। तो डिपेंडेंट यूनियन मतलब डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर्स और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स नहीं होती है डिपेंडेंट यूनियन। मेनली वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। 2 टाइप्स मतलब कंपनी यूनियन, सेटअप कंट्रोल बाय एम्प्लॉयर्स, डिस्करेज रियल बार्गेनिंग। यूनियन लेबल यूनियन वर्कर्स ज्वाइन ओनली बिकॉज ऑफ द यूनियन ब्रांड और लेबल। इन्फ्लुएंस डिपेंड्स ऑन नेम वैल्यू। तो वही है कि इसमें ये डिपेंडेंट यूनियन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स के इन्फ्लुएंस में काम करना, उसी मतलब अंदर ही अंदर वो एम्प्लॉयर को ज़्यादा वो करती है फेवर एज़ कम्पेयर टू द वर्कर्स। तो ये हम लोग ने डिपेंडेंट यूनियन पढ़ लिया। अभी थियरी ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये मैंने वही सेम बताया, रिफॉर्मिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, प्रेडिटर यूनियन, फ्रेंडली अपलिफ्टमेंट, तो ये सब सेम ही है। तो आप एक बार देख लेना। तो ये हम लोग ने इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़त्म कर दिया है, और फिर अभी हम लोग लेबर लॉज के जल्द ही लेक्चर लेके आएंगे।